को ऊपर रखा। वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर पुलिस सेवा में प्रवेश किया और बाद में अपने कुशल कार्यशैली से प्रमोट होकर 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। आप दुर्ग जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बस्तर जिले व जसपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जनवरी 2026 में प्रमोशन के बाद आप डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में रायगढ़ जिले की कमान सौंपी गई है। आप एक सख्त पुलिस अधिकारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ और भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता भी हैं। आप छत्तीसगढ़ फिल्म माया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उसके बाद 35 से अधिक छत्तीसगढ़ और भोजपुरी फिल्मों के बड़े सितारों के साथ काम किया। आप सामाजिक जागरूकता शॉर्ट फिल्म भी बना चुके हैं, जिसमें साइबर अपराध, मानव तस्करी, डायन प्रथा, एटीएम फ्रॉड और नशा मुक्ति जैसे गंभीर विषय शामिल है। अभी हाल ही में आपके द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म द डिजिटल अरेस्ट, जिसका ओपनिंग आपके द्वारा किया गया, जिसे शानदार सफलता मिली, और आपके द्वारा एक और शॉर्ट फिल्म थी कोटपा, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और पुलिस विभाग के द्वारा प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। अभी वर्तमान में आपके द्वारा रायगढ़ जिले में संगठित अपराध, जुआ सट्टा और अवैध तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन आधार, ऑपरेशन संक्रांत जैसे कई कड़े अभियान चलाकर जिले को अपराध मुक्त करने की दिशा में आपकी विशेष उल्लेखनीय पहल है। तो आइए रियल हीरो से रियल हीरो, बहुमुखी प्रतिभा के धनी रायगढ़ जिले के संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह जी को आप सभी के जोरदार तालियों के बीच आज के घूमने को हम सादर आमंत्रित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के सभी डिग्निटरीज, इस कार्यक्रम के आयोजक एसडीएम साहब, हिदायत दिया गया था कि शांति बनाए रखना, क्योंकि पुलिस का आगमन हो रहा था। मेरा ऐसा विश्वास है पुलिस मंच पे है तो यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहेगी, और पुलिस वाले से भाषण की उम्मीद तो क्या ही करोगे तुम लोग। तो मैं कोई भाषण देने के मूड में भी नहीं हूँ। कैरियर गाइडेंस के लिए जहाँ तक बात है, तो कुलपति महोदय और हमारा छोटा भाई अभिजीत, आप लोगों को बहुत ही उपयोगी सटीक बातें, क्या क्या कैरियर आप बना सकते हो, इस विषय में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही गहराई से इन सारे विषयों पर अपनी बात को यहाँ पे रख चुके हैं। जैसा कि मेरा परिचय बताया जा रहा था कि मैं थोड़ा फिल्मी टाइप का आदमी हूँ, ऐसा उद्घोषण में बताया, तो मैं कुछ बातें ही करना चाहता हूँ आप लोगों से, कोई भाषण की शक्ल में। सही है ना बच्चे लोग? भाषण सुनना है कि बातें करनी है? बातें करनी है। मुझे पता है भाषण सुनते समय आपको नींद आ जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ बातें कर सकूं। कैरियर की जहाँ तक बात है, यहाँ पे इस हॉल में जितने भी बच्चे बैठे हैं, उनके पेरेंट्स भी कुछ बैठे हुए हैं। ये उम्र है कि सबके आंखों में कुछ न कुछ सपने हैं। हम लोग के जमाने में पिक्चर आई थी, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, अभी था लोग क्या से क्या होता है। निश्चित रूप से इस उम्र में सपने देखने का उम्र होता है, लेकिन जिंदगी की कठिन परिस्थितियां और वक्त जब रिजल्ट की बारी आती है, तो उसमें से कुछ लोग ही सफल होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपसे बोला था कि मैं कोई कैरियर की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सफलता और असफलता का मापदंड भी अलग अलग है। लेकिन ये कार्यक्रम कैरियर को लेके है, इसलिए सफलता का संदर्भ यहाँ पर कोई कैरियर ही है। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफलता का मापदंड मेरी नजर में कोई कैरियर नहीं है, एक अच्छा इंसान होना सबसे पहली सफलता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति सबसे पहले इस बात को सोचे कि मैं सो कॉल्ड कैरियर में सफल हूं या असफल हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक अच्छा इंसान हूंगा। मान लीजिए कि आप बहुत सफल कैरियर आपका हो गया, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, समाज की नंगी वास्तविकताओं पर रोज सामना करता हूं। मेरे पास कल ही एक माँ आई थी, एक बुजुर्ग माँ, 65 वर्षीय माँ। उसका बेटा
मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को संचालित करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसकी माँ रो रही थी और ये कह रही थी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे जीने नहीं दे रहे, जबकि वो माँ 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और अपने 3 बच्चों को, जिसमें 2 लड़कियां थी, अपने ही दम पे उनका पालन पोषण की थी। लेकिन आज वो सफल बच्चा अपनी माँ का भी पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। तो कभी भी ऐसी सफलता अपने जिंदगी में मत पाना मेरे दोस्तों। दूसरी बात, आप सफल हो चाहे असफल हो, कैरियर के संदर्भ में मैंने कहा सफलता एक सब्जेक्टिव चीज है, वो उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन आप जीवन के जिस मुकाम पे रहो, आप किसान बन जाओ, आप बढ़ई बन जाओ, आप लोहार बन जाओ, आप रिक्शा चलाओ, वो ये कैरियर है। वहां पर भी आपके दिल में हिंदुस्तान धड़कना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए आपके अंदर जीने की तमन्ना होनी चाहिए। ये मेरे तरफ से जिंदगी का दूसरा मन। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे होंगे, वो न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिंदुस्तान का नागरिक अपने बच्चे को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है अपने घर के भीतर। तो मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसा इंसान मत बनना जब आपको अपने देश से प्रेम न हो। तो मेरे लिए सफलता का दूसरा मापदंड, पहला अच्छा इंसान बनना और दूसरा अपने देश से प्रेम करना। और उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग मनुष्य का तन धारण करके इस धरती पर आए हैं, तो हमारे कुछ दायित्व है, और उस दायित्व में हमारी संस्कृति में, बच्चे आप लोग बात करोगे तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं यही से आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति है मेरी बात नहीं सुन के बातें कर रहा है, उसको खड़ा कर सकता हूँ। अभी कुछ लोग मेरे टारगेट में हैं, ठीक है, तो सतर्क रहो, सचेत रहो। पुलिस मंच पे डरा नहीं रहो। तो मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था, देखो डिस्टर्ब करो तो भूल जाओ ना, मैं परफॉर्मर हूँ, एक्टर हूँ, तुमने कंसंट्रेशन बंद कर दिया मेरा। चलो कुछ बता रहा, कुछ नहीं बात बता। हाँ, 2 बातें तो हो गई, देश प्रेम और अच्छे इंसान। हाँ, मैं ये बता रहा था कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में हमारे जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, कोई बताएगा? पुरुषार्थ जानते हो आप लोग? पुरुषार्थ हमारी वैदिक, तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ करके हमें अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है। और पुरुषार्थ क्या है और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आइए सुनना, क्या बनना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, बताएगा कोई? कोई भी बताओ। मैंने थोड़ा हिंट करता हूँ, वैदिक सभ्यता की बात किया था मैंने। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे पौराणिक ग्रंथों में जीवन का उद्देश्य क्या लिखा है? मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे ही है ना, हम सब जीवन धारण किए हैं, तो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति में मोक्ष की प्राप्ति को ही हमारे जीवन का लक्ष्य बताया गया है। लेकिन अब आप बोलोगे, अरे सर आप तो यहाँ कैरियर गाइडेंस के लिए आए थे, आप तो मरने के बाद की बातें करने लगे। मैं आता हूँ, आपके सब्जेक्ट पे आता हूँ। उस मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में 3 और चीजें, वो क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हमारे जीवन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। आश्रम के रूप में, कौन कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हो गए, ठीक है। और 4 लक्ष्य हो गए, 1 लक्ष्य, 3 साधन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, ठीक है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप सब लोग जिस उम्र में हो, ये कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे यहाँ किसको कहा गया?
कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तो उसका उपनयन संस्कार करके उसे गुरु के पास भेज दिया जाता था और वहां गुरुकुल में रह के बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था। वो 25 वर्ष 100 शतायु होने का 100 वर्ष तक जीने का आशीर्वाद दिया जाता था हमारे यहाँ। यह माना जाता था कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, 100 साल तक सन्यास आश्रम, मोटा मोटी ऐसा मान लिया जाता था। शतायु होने की हमारे यहाँ धारणा थी। तो आप जिस उम्र में हो, ये कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या कर रहे हो आप लोग? शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आपको किस आश्रम में प्रवेश करना है? गृहस्थ आश्रम। और उधर क्या बोल रहा था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा। तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले धर्म के रास्तों पे चलना पड़ेगा, लेकिन अर्थ पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आपको तत्काल कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? गृहस्थ आश्रम में जाना है। और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद आपको शादी ब्याह करना है, बाल बच्चे आपके हो जाएंगे। तब आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुद्रा, पैसा पड़ेगी ना। पैसा कैसे आएगा? क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो काम, कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा? जैसा कि कुलपति महोदय बता रहे थे कि हर आदमी के लिए अलग अलग काम बना हुआ है। जैसे मेरा परिचय बताया जा रहा था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, उसके साथ क्या हूं? एक्टर भी, ऐसा बताया जा रहा था। मुझे अभी बोलो कि मैं यही रोने लगूंगा, इतना रो दूंगा कि तुम रोने लगोगे रोते हुए देखते अभी अभी। तो मैं क्यों ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक्टर हूं, मैं ये काम बखूबी जानता हूं। विद इन सेकेंड्स मैं एक्टर को चेंज करके उस एक्टर को चले जाऊंगा। लेकिन मुझसे कहो कि साहब आप पेंटिंग बनाओ, मैं दुनिया का अच्छा एक्टर हूं, बहुत अच्छा तो नहीं बोलता, मैं दुनिया का एक अच्छा एक्टर हूं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बुरा पेंटर हूं। मुझे बिल्कुल पेंटिंग नहीं आती थी, स्कूल में रोने लगता था जब वो पेंटिंग एग्जाम होता था। तो इतना बुरा मैं पेंटर हूं। इस बात से क्या समझ में आया कि भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया है। जैसा कि कुलपति महोदय बता रहे थे, सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि ईश्वर ने हर किसी के भीतर एक टैलेंट है और वो ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन मैं 6 साल का था तो अपने आप को पाया कि एक्टिंग कर रहा था। तो ईश्वर ने सबके भीतर एक प्रतिभा दी है। अब वैभव सूर्यवंशी कितने साल का है? 15 साल का है ना। तो 15 साल का बच्चा ऐसी अद्भुत बैटिंग कर रहा है और अभी तो 15 साल से नहीं कर रहा, तो 5-6 साल से ही कर रहा होगा ना। इतने छोटे बच्चे के अंदर क्रिकेट का इतना टैलेंट कहां से आ गया? यानी ये तय बात है कि नेचर ने उसके भीतर ये चीज इन्वेंट कर दिया। तो यहां जितने लोग बैठे हैं, हर एक के अंदर एक न एक खूबी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपनी क्षमता को पकड़ो, तुम्हारे अंदर ईश्वर ने क्या काबिलियत दी है और वही करो। देखो मेरे को मैथ्स नहीं आता था, भूत और मैथ्स दोनों मेरे लिए बराबर ही थे, लेकिन मेरे घर वाले ने मैथ्स खिला दिए। मैं पढ़ने में ठीक ही ठाक था, लेकिन मैं मैथ्स अच्छा नहीं कर पाया। तो मैं जिद कर गया कि मैं तो आर्ट्स ही पढ़ूंगा, और मैं दादागिरी किया, जिद किया, किसी की नहीं सुना। और आज मैं सोचता हूँ कि 16 साल की उम्र में जो मैं बागी हो गया, जो मैं विद्रोही हो गया, आज मैं जो कुछ भी इसी कारण हूँ कि मैं अपने टैलेंट को पहचानता था और इसलिए मैं वो पढ़ाई किया जो मेरा जिसमें इंटरेस्ट था। फिर बीएससी के एग्जाम देने की बात आई तो मुझे दुनिया में एक ही काम करना था, अगर नौकरी करनी थी तो मुझे पुलिस ऑफिसर बनना। मेरे नंबर डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन मैंने भले ही नहीं था, क्योंकि मुझे एक्शन ही पसंद था। मुझे गुंडों को पकड़ना और पीटना और उनके पीछे भागना और एक्शन करना ही पसंद था। तो मैं बोला कि मैं तो यही बनूंगा, और मैं अगर ये नहीं बनता तो नौकरी तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ ही, फिर मैं एक्टिंग नहीं करता। तो मेरे पास जिस प्लान बी की बात कर रहे थे जी, मेरे पास प्लान बी मेरा था, लेकिन कुछ नहीं होगा, नौकरी नहीं कर पाऊंगा तो एक्टर तो हूँ।
तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपनी प्रतिभा को पहचानो और वही करो, किसी दोस्त के कहने पे नहीं, किसी टीचर के कहने पे नहीं, किसी माता पिता अपने माता पिता के कहने पे नहीं, सबसे पहले अपना आकलन करो। गाइडेंस की जरूरत है, आपको बताएगा आपका जो टीचर होगा, जो मेंटोर होगा, वो आपको बताएगा ये चीजें हैं। बट जब आप सारी चीजों को आकलन कर लो तो उसमें से जब चूज करने की बारी आएगी तो आप वही करना जो चीज आपके दिल के करीब हो। क्योंकि मुझे पुलिसिंग करने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? कि मैं शुरू से पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, मुझे कविता लिखने में मजा आता है, लेकिन जब पेंटिंग करने में बिल्कुल नहीं आता। तो जब आपका प्रोफेशन, आपका पैशन ही प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हो। तो ये बात तय हो गई। अब मान लो कि आपने चूज कर दिया कि आपको क्या बनना है, लेकिन सपने देखने से तो सपने पूरे नहीं हो जाते। अभी अभिजीत बता रहे थे कि 12 लाख लोग यूपीएससी के एग्जाम देते हैं और 800-900 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आप लोग देखिए कितना बड़ा गैप है। तो सपने आप देखिए, पहली शुरुआत वही से होगी। अगर सपने नहीं देखोगे तो पूरा करने के बारे में सोचोगे कैसे। लेकिन अगर सपने देख लिए तो सपने वो है जो आपको सोने लगे। फिर उस सपने को सार्थक करने के लिए आप अपने रक्त के एक एक कतरे को, अपनी ऊर्जा के अंतिम कण को भी उसमें निवेश करना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, मैं पूछूं कि बताओ भाई, सफलता के लिए एक कोई कारण बताओ, सफलता कैसे मिले? बताओ बेटा, आप बताओ, कोई भी एक चीज बताओ। आदमी सफल कैसे होता है? तुम लोग बोले थे बातें करेंगे। चलो कोई बच्चा बताए, हाँ बताओ, कोई बच्चा बताओ, बताओ बेटा, तुम बताओ सबसे कॉर्नर, आदमी सफल कैसे होता है? बताओ, क्या करने सफल होता है? पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी ना। और सफलता का कोई और बात काम बताओ। पूछूंगा यहाँ खड़े हो, आप ये बोलोगे साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बोलेगा साहब आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई बोलेगा कि आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होना चाहिए। ऐसे ही बोलोगे ना, इसी टाइप के उत्तर आएंगे ना। लेकिन मेरे से कोई पूछे कि सफलता कैसे मिलती है इंसान को, आप एक शब्द में डिफाइन करो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कोई एक ना एक शब्द बता देंगे। हर किसी के लिए सफलता के लिए कोई बोलेगा विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, फलाना ढिकाना। लेकिन मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा मेहनत तो सबसे पीछे वाली चीज है। मेहनत से पहले तो स्ट्रेटेजी आ जाती है कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है। लेकिन मैं मानता हूं कि सफलता मेहनत करने के लिए तो गधा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है। मेहनत ये बहुत बात की चीज है। एक शब्द में अगर मुझसे कोई पूछे कि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जुनून। आपके भीतर एक आग पैदा होनी चाहिए, और वो आग जब लग जाए तो वो आग बुझनी नहीं चाहिए। आप लोग दिया देखे हो ना, आंधी तूफान आता है तो हम उसको ढक लेते हैं। आपके भीतर सफलता की जब आग लग जाए, जब सफलता के लिए आपके भीतर जुनून पैदा हो जाएगा, तब आपको सोते उठते बैठते जगते हर पल वही चीज दिखना चाहिए। उसके आगे पीछे कुछ नहीं। आपको अर्जुन बन जाना होगा। आपकी निगाह कहां होगी? मछली की आंख पर। आपको आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वो होती है सफलता। सफलता के लिए वो होती है तैयारी, वो होती है जुनून। जब आप इस मुकाम तक पहुंचते हो, वो जो आग आपके भीतर लगी हुई है, वो आग आपको लेके जाएगी आपकी मंजिल तक। अब उसके बाद आता है यहाँ कॉन्फिडेंस भी चाहिए, विल पावर भी चाहिए, आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, स्किल आना चाहिए। क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को तोड़ने के लिए देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है, वहां पर आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, आपके स्किल का टेस्ट होता है।
आपको एसपी बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, तो ज्यादा ज्ञान की क्या जरूरत है? ये ज्ञान के लिए बैठे हुए हैं हमारे प्रोफेसर साहब, देखो इनका ज्ञान कितना ज्यादा है, लेकिन मेरे को ज्ञान की क्या जरूरत है? मुझे डंडा ही चलाना है ना। अरे ऐसा नहीं है, मतलब मैं थोड़ा लाइटली बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि हमें कानून का ही पालन करना है ना, तो उतना ज्ञान रहता है। मुझे किस चीज की जरूरत है बताओ? मैं एसपी, अच्छा एसपी कब बनूंगा? बहुत सारा ज्ञान लेके बनूंगा क्या? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद तुम्हारे लगे, या कोई गुंडा आ जाएगा, कोई डकैत आ जाएगा, नक्सली आ जाएगा, तो मैं क्या ज्ञान का भाषण दूंगा उसको? बड़े बड़े मैं तुम्हें अभी वेद का मंत्र सुनाता हूँ, ऐसा तो नहीं है। या मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाता हूँ कि कैसे जो है अलाउद्दीन खिलजी कैसे लड़ाई लड़ रहा था, ये सब कुछ नहीं। मारेगा दो झापड़ मेरे को और अपना काम करके निकल जाए। मुझे वहां पर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल चाहिए, तो वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस काम आएगा, मेरा स्किल काम आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों मैं विजय को सही बोल रहा हूँ क्या? कॉम्पिटिटिव का बहुत ज्ञान की जरूरत है क्या? बहुत ज्ञान की जरूरत है, काम भर ज्ञान चाहिए आपको। लेकिन आपको वो ताला है ना, उस ताला को तोड़ने के लिए चाबी की जरूरत है, और वो चाबी होता है स्किल। उस पैटर्न को तोड़ना पड़ता है, और उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होता है। देखो मेरे साथ 10 सवाल पूछो, और मैं 10 में से 10 सवालों का उत्तर मेरे को एक भी नहीं आता है, तो भी मुझे आप गधा नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया है। ठीक है, मैं मुझे आया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप एग्जाम पास नहीं करो और आपको खूब सारा ज्ञान है, और एक सवाल आप बहुत ज्ञान बता रहे हो और आप एग्जाम पास नहीं किए, आपका दोस्त बताया रहने दे यार, एग्जाम तो पास नहीं किया, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान चाहिए प्रोफेसर को, साइंटिस्ट को। आपको अपना कैरियर बनाने के लिए जिस चीज को चूज कर रहे हो, मान लो बैंकिंग एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, पीएससी का एग्जाम देना है, यूपीएससी देना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न को पकड़ो, तब जाकर आप ये ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। इस बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो रहा है। मैं कार्यक्रम में करता हूं, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय जिनका बस समाप्ति की। फिर बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान फिर से चाहूंगा, हम बातें कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़ो, उसको फॉलो करो, अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाकर उस एग्जाम के लिए आपको व्यवसाय ज्ञान की जरूरत है। और जब आप अपने पद को प्राप्त कर लेना, उसके बाद आप ज्ञान भी अर्जित कर लेना। अगर आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, ज्ञान अर्जित करने का शौक है, तो उसके बाद आप ज्ञान अर्जित कर लेना। मैं बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में, कि ये जो टाइम है ना, ये सबसे बड़ा क्या है? गोल्ड। टाइम इज गोल्ड बोलते हैं ना। तो आपके जीवन का ये बहुमूल्य समय चल रहा है, यही पर आपका जीवन निर्धारित होगा। अगर आप चाहते हो जीवन में आगे बढ़ना, तो इस समय को पकड़ के रखो, क्योंकि नीरज कवि का नाम सुने हो आप लोग? मैं उनकी 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि लाइफ में टाइम का क्या महत्व होता है, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट जानते हो, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। यहाँ पे सभी आए हुए बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसा विश्वास करता हूं कि आज के बाद उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव होगा। मैं आयुषों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इतने सारे बच्चों को उनके जीवन का राह दिखाने के लिए वीडियो उठाया। मैं नीरज कवि की 4 पंक्तियों के साथ बात को समाप्त करता हूं, जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कही गई है। पढ़ू कविता, एक बार ताली बजाओ। कि वक्त को जिसने न समझा, कि वक्त को जिसने न समझा उसको यहां मिटना पड़ा है, कि वक्त को जिसने न समझा उसको यहां मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो भूल से कटना पड़ा है। और चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।